एसएसटीपी क्लासेस में स्वागत है बच्चों। आप सभी कैसे हैं। आज मैंने 12वीं क्लास का इतिहास पेपर लिया है, हिस्ट्री लिया है, ईंटें मनके तथा अस्थियां पहला अध्याय से लिया है। और ये जो है आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, लगभग 500 शब्दों में लिखना है। प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताओं का वर्णन करें। मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताओं का वर्णन करें। उत्तर लिखने के पहले इसे सजाना है बच्चों। चूँकि ये कला पेपर है, इसलिए जितने आप सजाइएगा उतना अधिक आपको नंबर मिलेंगे। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों अथवा प्रेतों का टीला। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई। 1922 ईस्वी में। इसके खोजकर्ता कौन थे। रखाल दास बनर्जी। और ये अभी कहाँ है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला। और ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो सिंधु नदी। ये जितने भी मैंने सजाए हैं बहुत ही जो है आपके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। इस प्रकार सजाते हैं तो कोई भी शिक्षक आपके नंबर नहीं काटेंगे। तस्वीर में भी मोहनजोदड़ो के अवशेष हैं। अब चलिए बच्चों उत्तर देखते हैं। उत्तर देखने के पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है, लेकिन सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। सबसे पहले खोजा गया स्थल क्या था, हड़प्पा। लेकिन सबसे प्रसिद्ध स्थान कौन सा है बच्चों, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला अथवा प्रेतों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताएं इस प्रकार है। चूँकि 500 शब्दों में लिखना है, इसलिए इसे मैंने पॉइंट में बनाया है। और पॉइंट में आप भी लिखिएगा तो नंबर किसी प्रकार के नहीं कटेंगे और आसानी से याद भी रहेंगे। पहला पॉइंट, बस्ती का विभाजन। बस्ती 2 भागों में विभाजित था। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया और दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया। दूसरा पॉइंट, दुर्ग। पुरातत्वविदों ने ऊपर बसे बस्ती को दुर्ग कहा। जो छोटा था आपका उसे दुर्ग कहा। दुर्ग को दीवार से घिरा गया था। यह काफ़ी ऊंचा होता था। दुर्ग का हिंदी अर्थ किला होता है। और अगला पॉइंट है निचला शहर। निचला शहर भी दीवारों से घिरा गया था, लेकिन यह मुख्य रूप से मजदूर गरीब लोगों का शहर था। आप ऐसे सजा के लिखिएगा तो किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। चौथा पॉइंट है बच्चों नींव का निर्माण। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। अनुमान लगाया गया है कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घन मीटर मिट्टी ढोता होगा तो मात्र आधारों को बनाने के लिए 40 लाख श्रम दिवसों अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ती होगी। कितने, तो 40 लाख श्रम दिवसों अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती होगी। अगला पॉइंट है बच्चों भवन निर्माण कार्य। भवन निर्माण कार्य के लिए सबसे पहले चबूतरे बनाए जाते थे ताकि नींव मजबूत हो। ऐसा प्रतीत होता है पहले बस्ती का नियोजन किया गया था। किसका बच्चों नियोजन किया गया था, बस्ती का नियोजन किया गया था। बस्ती का नियोजन किया गया था और फिर उसके अनुसार कार्यान्वयन। नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंटें शामिल हैं। और ईंट कैसे बनाए जाते थे, जो भले ही धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाई गई हो। और ये ईंटें एक निश्चित अनुपात की होती थी, जहां लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। लंबाई चौड़ाई की कितनी गुनी होती थी बच्चों, 4 गुना और 2 गुनी होती थी उसकी ऊंचाई। अगला पॉइंट है बच्चों नालों का निर्माण। नालों का निर्माण तो देखते हैं इसमें क्या है बच्चों। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा शहरों के सबसे अनूठी विशेषताओं में एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। यहाँ प्रत्येक घर में नाले बनाए जाते थे। नालियों को
नालियों का इतना सुंदर प्रबंध था कि अन्य प्राचीन देशों में ऐसा कहीं नहीं मिलता है। प्रत्येक सड़क तथा गलियों में नालियां बनी होती थी। नालियां 2 इंच से 18 इंच तक गहरी होती थी। सड़कों पर भी नालियां बनी हुई थी और प्रत्येक घर में ये नाले होते थे। आप सोच सकते हैं उस समय नाले का निर्माण सुनियोजित ढंग से किया गया था और प्रत्येक घर की नाली वहां जाकर गिरती थी। अगला पॉइंट है बच्चों, 7वां पॉइंट है सड़कों तथा गलियों का निर्माण। सड़कों तथा गलियों का निर्माण ग्रिड पद्धति पर किया गया था। ग्रिड पद्धति मतलब 90 डिग्री, अर्थात सड़कों तथा गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा प्रतीत होता है पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था, उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया। फिर उसके बाद पहले क्या बनाया जाता था बच्चों, नालियों के साथ गलियों को बनाया जाता था, फिर उनके बगल अगल बगल आवास बनाए जाते थे जो बहुत ही अद्भुत होते थे। और सड़कें गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। सबसे बड़ी सड़क 33 फुट चौड़ी थी। चौराहे आप सोच सकते हैं कितने फुट, 33 फुट। चौराहे इतने सुंदर होते थे कि ऑक्सफोर्ड सर्कस से इसकी तुलना की गई है। आपका शहर का आकार समकोण चतुर्भुज था। गलियां 3 से 7 फुट चौड़ी होती थी। उचित स्थानों पर कूड़े खाने भी बने हुए थे। आप सोच सकते हैं उस समय कूड़े खाने भी बने होते थे। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सड़कों तथा गलियों का निर्माण इस तरह किया जाता था कि हवा चलने पर अपने आप सड़क साफ हो जाती थी। भवन निर्माण कार्य, अगला पॉइंट। आप सोच सकते हैं कि सड़क अपने आप साफ हो जाती थी। अगला पॉइंट है बच्चों भवन निर्माण कार्य। भवन निर्माण कार्य जो है मोहनजोदड़ो में भवन निर्माण कार्य बहुत ही अच्छे ढंग से बनाए जाते थे। चारों तरफ कमरे होती थी, बीच में आंगन होता था, जहाँ की आंगन में खाना पकाने के साथ कताई के काम करने के भी काम किए जाते थे। मोहनजोदड़ो में कहीं कहीं 2 मंजिले भी मकान मिलते हैं। उस पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती थी और दूसरी मंजिल पर भी शौच गृह मिले हैं, जो आप सोच सकते हैं कि दूसरे मंजिले पर भी जो है उस समय शौचालय की व्यवस्था थे। कितने विकसित सभ्यता थी मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़े विशाल स्नानागार मिले हैं। संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता की यह सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.8 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। यह धार्मिक अनुष्ठान के लिए स्नानागार बनाया गया था। आपका ऑब्जेक्टिव आता है कि विशाल स्नानागार कहाँ मिला है, तो बच्चों मारिएगा आप मोहनजोदड़ो। और ये विशाल स्नानागार जो थे इसकी संख्या 8 थी। कितनी थी? 8 थी। और इसके उतरने के लिए नीचे सीढ़ियाँ भी बनी होती थी। ये कैसा लगा वीडियो ज़रूर हमें बच्चों कमेंट में करके बतावें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।